हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशन में, एक इंटरेस्टिंग पॉलिटी सेशन में मैं दिलीप पुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो इंटरेस्टिंग सेशन हमारे पॉलिटी में रहने वाला है वो है प्रेसिडेंट इलेक्शन की गणित। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, राष्ट्रपति चुनाव की पूरी गणित, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे भारत देश में, किस तरीके की उसकी वोटिंग होती है, किस तरीके से उसकी काउंटिंग होती है, कौन सा इनडायरेक्ट मेथड फॉलो होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन सारे पहलुओं पर आज जानकारी करेंगे। तो जितनी भी गणित है पूरे प्रेसिडेंट के चुनाव में वो सारी की सारी आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक हो सकता है कुछ बच्चों के लिए जो एसएससी और सिमिलर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या सिमिलर लेवल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पार्ट ऑफ दी प्रेसिडेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। साथ ही साथ जिनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी है फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट टू बी अ वेरी अवेयर सिटीजन, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश का जो प्रेसिडेंट है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ योर कंट्री, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका चुनाव होता है तो कैसे होता है। अगर इसकी जानकारी आप ले लेंगे तो इससे कुछ ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, आपका जीवन थोड़ा बेहतर ही बनेगा। तो जिन बच्चों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी मैं बोलूँगा कि आप इसमें अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा समय दें और समझें कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं या हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, क्या पूरी उसकी गणित है। तो आज यही टॉपिक रहेगा, आज इसी पे सारी चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पीछे क्या गणित रहती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस वीडियो पहले आपको ये क्या देखना है, एक छोटा सा प्रिल्यूड। सो वेलकम बैक क्लास। आज का टॉपिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की मैथ्स, पूरी की पूरी मैथ्स, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से काउंटिंग होती है, किस तरीके से रिमूवल होता है लोगों का, एलिमिनेशन होता है और कौन फाइनली जाके हमारा प्रेसिडेंट बनता है। तो इस सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब कुछ इसमें से हमारे को पहले ही पता है प्रेसिडेंट की जो खूबियां हैं, प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कब वैकेंसी क्रिएट होती है, किस तरीके से प्रेसिडेंट कौन इलेक्टोरल कॉलेज में आता है, इन सब पहलुओं पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा वो टोटली मैथमेटिकल पार्ट पे रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट पे रहेगा कि जब चुनाव होंगे तो किस तरीके से माना जाएगा कि आपका ये कैंडिडेट प्रेसिडेंट है। ये कैंडिडेट को, या एक्स वाई जी कोई भी कैंडिडेट है, जैसे आज की तारीख में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो ये किस तरीके से हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने। हमें ये तो पता पड़ गया कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा या लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा कि एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है कि हमारे देश की जनता डायरेक्टली जाके हमारे प्रेसिडेंट को नहीं चुनती, हमारे राष्ट्रपति को नहीं चुनती। अलबत्ता क्या है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, बैठते हैं किसमें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इधर भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, इलेक्टेड। जो नॉमिनेटेड है उनकी बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ इलेक्टेड की बनते हैं की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, हर स्टेट की जो विधानसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो विधानसभा के जो मेंबर है, जिनको एमएलए बोलते हैं हम, वो पार्ट लेंगे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, मैंने आपको बताया था तीन हमारी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन तीन के मेंबर भी पार्ट लेंगे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अभी तक वर्किंग नहीं हुई है, तो जम्मू कश्मीर अभी वाले इलेक्शन में बाहर थी, जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व नहीं थी इन दी करंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच हैज टेकन प्लेस अभी रिसेंटली, ठीक है, जिससे द्रौपदी मुर्मू जी बनी। तो जम्मू कश्मीर नहीं है, अदरवाइज क्योंकि एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, तो इवेंचुअली जाके जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी, बीइंग अ यूनियन टेरिटरी असेंबली ऑल्सो, उसको पार्ट लेने का मौका मिलेगा इन दी इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ दी हाउसेस, दोनों के दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी पार्ट बनेंगे, और ये बन के बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। इस पे हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि अगर किसी को नहीं पता हो कि कौन कौन जाके प्रेसिडेंट के चुनाव में अपना वोट देगा, तो ये लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देंगे, सबसे पहले दिमाग में बात याद रखनी है। और क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जहां पे भी विधानसभा है, विधानसभा सारी स्टेट में तो है ही, पर कुछ यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में, तो वहां के लोग भी पार्ट लेंगे। बट इस बार जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने पार्ट नहीं लिया क्योंकि वो अभी तक वर्किंग में नहीं आए हैं, जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है। तीसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, इनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेंगे। नॉमिनेटेड लोग यहाँ पे पार्ट नहीं लेते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो नामांकित लोग हैं या जिनको अपॉइंट किया गया है
थ्रू दी प्रेसिडेंट या किसी भी कारण की वजह से, जैसे अलग अलग फील्ड के जो नॉमिनेटेड लोग हैं राज्यसभा में, लोकसभा में पहले एंग्लो इंडियन होते थे तो उनको तो अब रखते नहीं है, नॉमिनेशन उनका तो बंद हो गया है, बट जो राज्यसभा के जो 12 लोग हैं वो पार्ट नहीं लेंगे। क्लियर है? तो नॉमिनेटेड लोग काम नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्टेड लेंगे, और ये कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेज। यहां तक हमारे को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब जो मेथड होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो मेथड है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वैसे मैं जनरली थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, बट आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना धीरे पढ़ा सकूं आपको उतना पढ़ा सकूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड धीरे रखूंगा। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा धीरे लगे तो वो यूट्यूब पे अपनी स्पीड तेज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी पेज पे बोलूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो जो मेथड कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इधर दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। धीरे धीरे हमारे को सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहां तक की कहानी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। तो अब जैसा आप सबको पता है, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, और ही रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पूरे देश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो राजस्थान वालों के लिए भी वही प्रेसिडेंट है, यूपी वालों के लिए भी वही प्रेसिडेंट है, सिक्किम वालों के लिए भी वही प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ही इज दी प्रेसिडेंट फॉर एवरीबडी। तो यानी कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके चुनाव में पूरी पॉपुलेशन का योगदान भी होना चाहिए, पूरी पॉपुलेशन का से भी होना चाहिए, और ऐसा होता है। बट क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट पब्लिक वोट ना करके वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि एमएलए और एमपी होते हैं वो वोट करते हैं, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बढ़ते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो डायरेक्ट पॉपुलेशन तो वोट नहीं करती कि जाके चुन ले और जिसको देखें मैक्सिमम वोट मिले वो प्रेसिडेंट बन जाए, तो ये तो होता नहीं है। करते कौन है वोट? एमपीज और एमएलएस। अब अगर मैं एमएलए की बात करूं, अगर मैं किसी भी स्टेट के एमएलए की बात करूं, विधायक की बात करूं, तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि अगर मैं प्रेसिडेंट के वोट में एमएलए की वोट्स काउंट करूंगा तो सबकी वैल्यू क्या मैं 1 रख सकता हूं? सब एमएलए को क्या मैं बराबर मान सकता हूं? कैसे बोलते हैं? तो अपन इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब जो स्टेट 1 है, एक स्टेट 1 ले ली, मैं नाम नहीं ले रहा हूं स्टेट का, मैं कोई भी स्टेट को एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा तो आप कल को बोलोगे कि इस स्टेट की तो पॉपुलेशन है नहीं, इसलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्टेट 1 लेके समझा रहा हूं। तो एक स्टेट की पॉपुलेशन है 1 करोड़, और वहां पे जो टोटल विधानसभा में सीट्स है, लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है, वो है 20। सपोज, टोटली इमेजिनरी कंसेप्ट, इमेजिनरी एग्जाम्पल, ठीक है। 20 सीट मैंने उधर की मान ली। अब 20 सीट जब मैंने मानी तो एक सीट पे कितना रिप्रेजेंटेशन हो गया भैया? 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो स्टेट 1 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़। टोटल सीट कितनी थी एमएलए में? 20 सीट थी। इसका मतलब जो एक एमएलए है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे लगता नहीं आपको दिक्कत आनी चाहिए। उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन, उस स्टेट की जितनी भी सीट्स हैं, तो एक एमएलए इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली एक स्टेट 2 मान ली मैंने, S2 मान ली मैंने, उसकी मैंने पॉपुलेशन मान ली 1 करोड़ थी, उसकी पॉपुलेशन में मान लेता हूं 10 लाख। क्या मान लेता हूं? 10 लाख पॉपुलेशन मान लेता हूं। और वहां पे जो सीट्स हैं वो हैं 4। टोटल जो एमएलए की सीट्स हैं या टोटल असेंबली में सीट्स हैं वो 4 सीट हैं। इमेजिनरी है, 4 से ज़्यादा होंगी, 60 मिनिमम है, तो वो रखनी पड़ती है। कई जगह 60 से भी कम है, वो प्रावधान दिए गए हैं 371 में, स्पेशल दे रखा है आपको जो। लेकिन जनरली इससे ज़्यादा ही होंगी, 4 बार सीट कहीं नहीं होती। पर मैं आपको सिंपलर कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए इतने सिंपल फिगर्स ले रहा हूँ। इससे कहीं पे भी ये मत ले लेना कि इस तरीके से या ये कैलकुलेशन कहीं पे होती है, ये मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। तो अब मैंने माना इस स्टेट की कितनी है? 10 लाख पॉपुलेशन है और 4 यहाँ की टोटल सीट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक जो एमएलए है वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ का जो एमएलए है स्टेट 2 का, वो 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ का जो एक एमएलए है स्टेट 1 का, वो 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं ये सिस्टम रखता कि प्रेसिडेंट में सारे एमएलए को वोट देना है, और सारे एमएलए की वोट की वैल्यू 1 मान लेता कि जिसने भी वोट दिया, अगर यूपी के या S1 के स्टेट के एमएलए ने दिया तो उसकी वैल्यू भी 1 है, और एक छोटी स्टेट का जो ये वाली स्टेट है इसने वोट दिया तो भी उसकी वैल्यू 1 है। तो ये क्या अनफेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता? पूरी पॉपुलेशन क्या यहाँ पे सही तरीके से रिप्रेजेंट हो पाती? नहीं हो पाती।
क्योंकि ये 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक आदमी, ये 2.5 लाख को कर रहा है, हो सकता है कोई 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है कोई 20,000 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वैसे इतना डिस्पैरिटी आती नहीं है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बट फिर भी अपन मान लेते हैं कि ऐसी डिस्पैरिटी या छोटी मोटी डिस्पैरिटी आ सकती है। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या होगा, हमारे को हर एमएलए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हर एमएलए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कौन सी स्टेट का कौन एमएलए है, मतलब कौन सी स्टेट का एमएलए है, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन के अनुसार हमें एमएलए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो ही काउंट करनी पड़ेगी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि किस वजह से हम एमएलए की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली एमपी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, एमएलए की वैल्यू निकाली, वैसे ही ट्रू वैल्यू ऑफ एमपी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको बेस समझ में आ गया। अब अपन इसको आगे करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन की। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, एमएलए की वोट कैसे निकलेगी, पर फिर भी अब एक्चुअल कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या सीट्स इन असेंबली। आपकी जो विधानसभा है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड सीट्स कितनी हैं वो हम टोटल ले लेंगे और इसको फॉर सिंपलर कैलकुलेशन 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में या पीछे पढ़ा तो हमने 10 लाख 1 करोड़ ऐसे फिगर ले लिए, बट एक्चुअल में पॉपुलेशन तो ऐसी होगी नहीं, इतने ईजी फिगर्स होंगे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो फॉर दैट मैटर जैसे मैंने एक स्टेट 1 मान ली, उसकी पॉपुलेशन मैंने मान ली 1,23,45,678, ये मैंने पॉपुलेशन मान ली रफ। अभी अगेन एग्जाम्पल ओनली, एन एग्जाम्पल ओनली, बट चलो इस तरीके की पॉपुलेशन रियलिस्टिक है कि भैया हाँ इस सीक्वेंस में नहीं होगी, बट ऊंदा फूंदा ऐसे हो सकती है, 0-0 फॉर्म में तो जनरली नहीं होगी। अब ये यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है और यहाँ की टोटल सीट्स मैंने मान ली 100, यहाँ की टोटल सीट्स मान ली 100। अब क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ पे कम पढ़े लिखे नेता भी हैं, साथ ही साथ लोगों को आसान बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। कैलकुलेशन प्रोसेस इजी करने के लिए जो हमारा सिस्टम है पूरा, कैलकुलेशन इजी हो जाए, किसी को दिक्कत नहीं आए, जो भी इसको कैलकुलेट करने बैठे उसमें भी कोई माथापूड़ी नहीं हो, सिंपलर कैलकुलेशन ने हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया और इसका 1000 का कोई काम नहीं है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 123, 5 पॉइंट इधर में हो गया 123, अरे पेन आ जा 123.45। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं बोलूंगा तो मेरे एमएलए की सीट कितनी की वैल्यू कितनी आ गई 123, यानी एक एमएलए फ्रॉम स्टेट 1 हैज़ द वैल्यू ऑफ 123। स्टेट 1 के एक एमएलए की वैल्यू कितनी है भैया 123 है। क्लियर है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, स्टेट 2 के एमएलए की वैल्यू निकालूंगा, स्टेट 3 के वैल्यू निकालूंगा, स्टेट 4 की निकालूंगा, तो हर एमएलए की वैल्यू आ जाएगी। जितने भी मेरे भारत देश में स्टेट है सबकी वैल्यू में निकाल लूंगा हर एमएलए की। और टोटल अगर मैं स्टेट की बात करूंगा, अगर 123 इस स्टेट के S1 के एक एमएलए की वैल्यू है और टोटल सीट्स कितनी थी 100 है, तो इसका मतलब इस पूरी स्टेट की जो वैल्यू है, पूरी स्टेट के एमएलए की वैल्यू है वो कितनी है 12,300। ये बात आती समझ में। सबसे पहला पार्ट एमएलए की वैल्यू निकालना, फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये एक काम हो गया। अब जब भी ये एमएलए वोट करेगा, ये एमएलए जब प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगा तो वो 123 काउंट होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 123। ठीक है। सिमिलरली अगर स्टेट 2 का कोई एमएलए और उसकी वैल्यू 52 आ रही है इसी फॉर्मूले से, तो उसकी वैल्यू कितनी काउंट होगी 52 काउंट होगी। एक वोट काउंट नहीं होगा, 52 वैल्यू काउंट होगी। वैल्यू बोलो उसको आप, ठीक है, वोट ना बोल के वोट वैल्यू बोलो। कितनी वोट वैल्यू है 52, इसकी कितनी है 123, बट ये तो एक आदमी की है। अगर मैं इस पूरी स्टेट की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी 12,300 वोट वैल्यू। 100 लोग हैं, 100 इलेक्टेड लोग हैं, 123 एक की है, तो टोटल स्टेट की कितनी होगी 12,300। सिमिलरली इस स्टेट की एक की कितनी है 52, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज यहाँ पे 200 हैं तो कितनी हो गई 2 104 10,400 हो गई। इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10,400 वैल्यू हो गई। प्योर एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कहीं पे भी आप इसको स्टेट से रिलेट मत करना कि ऐसी स्टेट की कहीं पे पॉपुलेशन है। प्योर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मुझे आता है सेकंड पार्ट, एमपी की वैल्यू निकालना, क्योंकि इलेक्टेड जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें एमपी भी है, उनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो इधर आपको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट ग्रीन पेन कर देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है, जो एमपी की वैल्यू है, एमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमपी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। एमपी से मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनके भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, नॉमिनेटेड है ही नहीं। तो बार बार ये परेशान मत होना कि इधर मैंने इलेक्टेड नहीं लिखा, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि इलेक्टेड की ही बात हो रही है, कि नॉमिनेटेड का कोई लेन देन ही नहीं है इधर, ठीक है।
तो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूंगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लोगों की बात करूंगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये भी तो देश की पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी तो पूरे देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है, तो ये जो हमने ऊपर एमएलए की कैलकुलेशन करी थी, एमएलए की कैलकुलेशन करी थी, एक स्टेट की 12,300, एक स्टेट की 10,400, ऐसे में स्टेट 1 प्लस स्टेट 2 प्लस स्टेट 3 प्लस जितनी भी हमारी स्टेट है, स्टेट 28 है, प्लस वो हमारे जो यूनियन टेरिटरी है, इनको कर दूंगा, तो क्या मेरा पूरा देश रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, या पूरा देश रिप्रेजेंट हो गया ऑटोमेटिकली? एमएलए वाले केस में भी पूरा देश रिप्रेजेंट हो गया जब मैं उसको सबको टोटल करूंगा। ये बात आती है समझ में? वापस समझो, एक एमएलए की वैल्यू 123, उस स्टेट के एमएलए की वैल्यू, सारे एमएलए की वैल्यू 12,300, 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 सीट थी। सिमिलरली दूसरी स्टेट, एक एमएलए की वैल्यू 52, टोटल कितने लोग हैं वहां पे? 200, तो उस स्टेट की टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी हो गई? 10,400। क्लियर है? इसी तरह स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 5, 6, 7 सो ऑन, जब तक हमारी स्टेट खत्म नहीं होती है। तो जब इन सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन मैं ले लूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैं पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं ना। ये अभी पॉपुलेशन के बेस पे तो हमने कैलकुलेट करा, ये बताती है समझ में? तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो एमपी की टोटल वैल्यू है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्या है? पूरे देश की जनता को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सारे एमएलए हमने निकाला, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए निकाले, ये भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये एक आपको कंसेप्ट समझ में आता है। और इसका बेसिक जो कंसेप्ट हो गया, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, जो एमएलए है वही एमपी की वैल्यू होनी चाहिए। बट मैंने आपको इसको और डिटेल फाड़ के थोड़ा और समझा दिया कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस देश को एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सेम ही होना चाहिए, देश तो सेम ही है, कोई ऐसा थोड़ी बाउंड्रीज चेंज हो जाती है जब एमपी को कैलकुलेट करते हैं हम, सेम ही रहती है। ठीक है, देश के पॉपुलेशन बढ़ जाती है, सेम ही रहती है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और इसी से फिर हमारा दूसरा फॉर्मूला निकलता है, टोटल वैल्यू ऑफ एमपी। ठीक है, एक एमपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या है? टोटल वैल्यू, वोट वैल्यू कर दो इसको आप, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, दिख रहा है आपको? ऑफ ऑल स्टेट्स। तो सारे एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स की वैल्यू, जैसे 12,300 निकली, एक स्टेट के सारे एमएलए की वैल्यू, एक एमएलए की वैल्यू कितनी है? 123, तो स्टेट के सारे एमएलए की वैल्यू कितनी है? 12,300। सिमिलरली सारे इस स्टेट 2 के सारे एमएलए की कितनी वैल्यू है? 10,400। इसी तरीके से सारी स्टेट को जब मैं इंक्लूड कर दूंगा, सारी स्टेट के सारे एमएलए की वैल्यू मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। और अब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल दो, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनसे डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू ऑफ 1 एमपी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ 1 एमपी आ जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल में जब मैं उतारता हूं, तो सपोज करो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी स्टेट कम्स आउट टू बी 7 लाख। क्या है ये? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, जो हमने पहले प्रोसेस से निकाला, उस प्रोसेस से सारे एमएलए की वैल्यू आती है 7 लाख। अब मैं मान लेता हूं टोटल सीट्स इन लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड जो है 700। ये लूज एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट आपको पता ही है, पर अभी मैं ले लेता हूं 700। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इधर 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको अपन ने डिवाइड करा तो ये हो गया अपना 1000। एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है? एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है? 1000 वैल्यू है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू कितनी है? 1000। क्लियर है बात? ये इस तरीके से वोट ऑफ एमपी निकल जाएगा। तो आपको जो दो चीजें चाहिए थी वहां पे, वोट ऑफ इंडिविजुअल एमएलए एंड वोट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही दो चीजें चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में यही लोग करते हैं, एमएलए और एमपी। यहां पे वापस मैं बता रहा हूं, ऑटोमेटिकली इलेक्टेड की बात हो रही है, बार बार वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप समझदार हैं, आपको समझ चुका होगा अभी तक कि इलेक्टेड लोगों की बात हो रही है, जो नॉमिनेटेड है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वोट ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिया का मतलब नहीं है, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल एमपी और इंडिविजुअल एमएलए, इन दोनों चीजों की हमारे को जरूरत पड़ती है। ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, किस तरीके से काम होता है मैं अभी समझाता हूं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कहानी खत्म, दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अब आता है वोटिंग प्रोसेस, अब आता है वोटिंग प्रोसेस। ठीक है,
अब वोटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये एमएलए और एमपी बन के इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये जाके चुनते हैं अपने प्रेसिडेंट को, अपने प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन है या कैंडिडेट है उनमें से चुनेंगे, ठीक है। तो इनको दिया जाएगा एक बैलेट पेपर, इनको दिया जाएगा बैलेट पेपर जिसमें पसंद लिखी होगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट है, सपोज करो 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ये इनका बैलेट पेपर हो गया। अब ये बैलेट पे जाके क्या करेंगे, अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रायोरिटी लिखेंगे, प्रेफरेंस लिखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है जैसा हमारा जनरल इलेक्शन में काम होता है कि हमारे को एक कैंडिडेट जाके चुनना है, यहाँ पे हमारे को एक कैंडिडेट नहीं चुनना, हमारे को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन जाके प्रेसिडेंट बने, तो हमें सबको प्रेफरेंस देनी है। तो ये एक बैलेट पेपर इनको दिया जाता है, और ये सीक्रेट बैलेट होता है, इनकी जो काउंटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट पेपर सीक्रेट होता है, वो डालते हैं, वो सीक्रेटली डालते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं पड़ता कि किसने किसको वोट दिया है। तो ऑटोमेटिकली एक बात आपको समझ में आती होगी, अगर आपको पता है तो इन पे विप लागू नहीं होती है। जनरली क्या है, पार्टीज अपनी एक विप लागू कर देती है कि पार्टी ने अगर कोई तय करा है ये कैंडिडेट को वोट करना है तो उस पार्टी के सारे मेंबर उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये सीक्रेटली हो रहा है, ये इलेक्शन प्रोसेस जो है सीक्रेटली हो रहा है, तो किसी को पता नहीं है कि आपने किसको वोट किया है, तो यहां पे विप का प्रोसीजर नहीं है, यहां पे विप का प्रोसीजर नहीं है। वहां पे जहां पे ओपन होता है वहां पे फिर आपको पार्टी की बात माननी पड़ेगी, और नहीं होगी तो विप जारी हो जाएगा और फिर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। बट ओवरऑल अभी यहाँ पे क्या है, विप का कोई काम नहीं है, सीक्रेट बैलेट है, आपको जिसको मन करे आप अपनी प्रेफरेंस दे दें। जनरली ऑब्वियस ही बात है, पार्टी प्रेम होता है तो आप उसी अनुसार देते हो, बट फिर भी आपको लगता है कि मेरे को ये आदमी सही नहीं लग रहा, तो यू कैन शिफ्ट योर वोट्स, सीक्रेट है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेफरेंस बननी होती है, क्या बननी होती है भैया, प्रेफरेंस बननी होती है कि भैया मैं चाहता हूँ ए सबसे पहले बने, और ए नहीं बन पाता तो बी बने, और सी बने, और सी नहीं बन पाता तो बी को तो बनना ही है। तो ये प्रेफरेंस इन्होंने अलॉट कर दी यहाँ पे। सबने किस किसने करी, एमएलए ने भी करी और एमपी ने भी करी, जो भी इलेक्टेड है उन्होंने दोनों ने करी, ठीक है। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बन के जब इलेक्शन आए प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने इस सीक्रेट बैलेट में ये बैलेट पेपर दिया गया, उनमें अपनी अपनी प्रेफरेंस दी, बोथ बाय द एमपीज एंड दी एमएलएस, ठीक है, सबने करा ये। इस तरीके से इनकी क्या होती है, वोटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप वोट करें। क्लियर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंटिंग पे। अब हमने एमएलए की वैल्यू निकाल ली, एमपी की वैल्यू निकाल ली, कोई भी एमएलए जा रहा है अपनी वैल्यू से वोट कर रहा है, कोई मतलब वो वोट कर रहा तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, एमपी ने करा उसकी वोट की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से हम सारे वोट्स आ गए और सारे वोट्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। लेकिन अब कौन डिसाइड कैसे करते हैं कि भैया कौन प्रेसिडेंट बना, कौन राष्ट्रपति बना। तो सपोज जो हमारा एग्जाम्पल था ए बी सी, 3 कैंडिडेट हमने रखे, ए बी सी, ये 3 कैंडिडेट थे, और टोटल वोट वैल्यू हमने मान ली 100। सारे एमपी एमएलए की वैल्यू जो निकली वोट करने के बाद वो कितनी निकली, 100 निकली, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे ईजियर कैलकुलेशन बता रहा हूँ, एक्चुअल में 10 लाख के आसपास निकलती है। कितनी निकलती है, 10 लाख के आसपास निकलती है एज पर दी 1971 सेंसस। क्योंकि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो हम जनगणना लेते हैं, या जो पॉपुलेशन की हमने अभी तक बात करी कि यहाँ पे पॉपुलेशन लेनी है, तो ये पॉपुलेशन कौन सी है, ये 1971 के सेंसस में जो पॉपुलेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि 1971 के बाद से अभी तक एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है 1971। ये पहले 25 साल के लिए की गई थी 1976 में, यानी कि 2001 में इसको बदलना था, लेकिन 2001 में भी इसको नहीं बदला, फिर 25 साल के लिए और आगे कर दिया, यानी कि 2026 में अब जाके इसको बदलेंगे, और नया निर्माण भी हो रहा है नई लोकसभा राज्यसभा का, तो इस बार तो ये बदलेगी, ठीक है। अभी तक हम 1971 के सेंसस की जो पॉपुलेशन है उसी पे सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, हर सेंसस पे होता था 51 पे 61 पे, जो भी नया सेंसस आता था उसकी पॉपुलेशन को बेस बना लिया जाता था। बट फिर क्या है, कई जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स है वो दिन दुगने रात चौगुनी बच्चे पैदा करने लग गए, तो उनकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि किस पे डिपेंडेंट है वोट वैल्यू, वहाँ की पॉपुलेशन पे। और जो हमारे सदर्न पार्ट थे उन्होंने थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया, फैमिली कंट्रोल कर लिया, तो अब उनको ये क्या हो गया, ये उनके लिए नुकसान हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी वो एक अच्छा काम कर रहे थे, बच्चे रोक रहे थे, बट फिर भी क्या हुआ, उनको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग गया कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारी वोट वैल्यू कम हो रही है, इससे हमारी वोट वैल्यू कम हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से फिर 1976 में विद द अमेंडमेंट बाय इंदिरा गांधी उन्होंने बोल दिया कि भैया नहीं, कोई बात नहीं, हम 25 साल के लिए इसको कांस्टेंट कर लेते हैं। 1971 तक की तो जो डिस्पैरिटी आ चुकी है, जो इनइक्वालिटी आ चुकी है, वो तो आ चुकी है, बट अब से इसको कांस्टेंट रखा जाएगा फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, फिर नए सेंसस के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। फिर वाजपेयी सरकार आई 2001 में, तो उन्होंने भी क्या बोला, भैया इसको आगे ले जाओ, अभी नहीं करना, 2026 में करेंगे, तो इन्होंने भी 25 साल का आगे खिसका दिया इसको। बट अब 2026 में मोस्ट प्रोबेबल है कि ये चेंज होगा, क्योंकि नया हमारा
पार्लियामेंट भी बन रही है। ठीक है, ये कहानी आती है समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ 10,98,700 कुछ आती है, 774 ऐसा कुछ इसकी वैल्यू आती है। टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ ऑल दी एमपीज एंड एमएलएस, ये जो आती है 10,98,774 करीब ऐसी आती है। अभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और इस बार अभी द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन का भी एंड में अपन देख लेंगे कि इसमें कितनी आई थी, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, इसमें भी चेंज आया है। बट फिर भी अपन मान लेते हैं कि 10 लाख के आसपास आती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर हमारे काम की नहीं, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन इस 10 लाख को मैंने क्या मान लिया भैया, 100 मान लिया, ताकि आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूं, इसलिए मैंने इसको 100 मान लिया। ये इसी के बराबर है, ये इसी के बराबर है। अब 100 में से क्या होता है, सपोज करो ए को प्रेफरेंस दी, ए बी सी 3 थे, अब सबकी हम फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे। जितने भी बैलेट में हमारे पास पर्चे आए उसमें हम क्या देखेंगे कि किसने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। तो ए को सपोज करो 40 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, इनको 35 लोगों ने रखा, और इनको 25 लोगों ने। लोगों से मतलब क्या है, वोट वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, लोगों से इंडिविजुअल मत पहुंच जाना वापस। इंडिविजुअल की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, हर इंडिविजुअल की अलग वैल्यू है। ठीक है ना, वो वोट वैल्यू निकाली थी हमने, तभी जाके 10,98,000 था। नहीं तो लोग करने वाले तो कितने हैं, 4,4800 के आसपास है, सारी असेंबली के मेंबर और पार्लियामेंट के 776 मेंबर। तो मोटा मोटा 4,800 लोग ही वोट करते हैं। एक्चुअल में लोग कितने वोट करते हैं, 4,800 के आसपास ही लोग वोट करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी होती है, 10,98,774। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट फिगर जाके चेक कर लेना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं आपको वो समझाऊं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस 10,98 को मैंने क्या माना, अभी 100 माना है। 100 माना है मतलब ये वोट वैल्यू मानी है। अब इसी अकॉर्डिंग जब मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो ए जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है वो उसकी वैल्यू है 40, बी जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस बनी है वो वोट वैल्यू है 35, और सी जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है वो वैल्यू है 25। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन आई। अब इससे क्या मैं तय कर सकता हूं कि ए को हमारे को क्या करना है, प्रेसिडेंट बना देना है। लेकिन यहां पे ऐसा काम नहीं होता है, यहां पे एक ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि यहां पे क्या है, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं। ये अभी भी मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, इनके पास भी कितना है, 40 वोट वैल्यू ही है, मेजॉरिटी नहीं है। तो किसी भी प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के लिए एक कोटा क्लियर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक कोटा क्लियर करना पड़ता है। कोटा क्या होता है, कोटा एक तरीके का थ्रेशोल्ड है, या एक लेवल आप बोल लें कि ये लेवल क्रॉस होगा जैसे ही तो वो प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक, वो प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो इसलिए अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो अब कैसे मेन आगे काउंटिंग बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया, वही प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं कि ए बी सी 3 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, इनको मिले 40, इनको मिले 35 वोट वैल्यू, और इनको मिली 25 वोट वैल्यू। ठीक है, 25 वोट वैल्यू आपको क्लियर हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, हमने देखा एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू अलग अलग है, हर एमएलए की वैल्यू अलग है, हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू अलग है, क्योंकि वो हर स्टेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस प्रपोर्शन में वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी प्रपोर्शन में उसके वोट की वैल्यू रखी गई है, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला वर्ड क्लियर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक और टर्मिनोलॉजी यहां पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इधर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक कोटा क्लियर करना पड़ेगा, एक कोटा क्लियर करना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप वो कोटा क्लियर नहीं करते हैं आपका वोट ट्रांसफर होता रहेगा। तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट वैल्यू मिली, जिस भी कैंडिडेट को, जो कि इस केस में क्या है सी, जो इस केस में क्या है सी को सबसे कम वोट वैल्यू मिली, 25 ही मिली, तो इसके जितने भी वोट है, यानी इसका मतलब क्या है, 25 वोट वैल्यू ने ही सी को फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है। क्लियर है बात। तो जैसे ही हमें पता पड़ा कि ये कम है और अभी तक कोटा क्लियर नहीं हुआ है, कोटा क्या है ये भी मैं समझा रहा हूं आपको, कोटा क्लियर नहीं है, तो जो कम वाला आदमी है उसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे बाकी के बचे हुए लोगों में, बाकी के बचे हुए लोगों में। तो आपने वोट तो एक ही बार करा, बट आपका वोट ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट आप एक बार करेंगे बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड अंटिल द कोटा इज अचीव्ड, अंटिल द कोटा इज अचीव्ड। जब तक कोटा अचीव नहीं होगा आपका वोट ट्रांसफर होता रहेगा, नो मैटर हाउ मेनी साइकिल्स इट टेक। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब ज्यादा क्वेश्चन जाके अटकता है, साला ये कोटा क्या है, ये भाई साहब ये कोटा किसको बोलते हैं।
तो कोटा जैसे मैंने आपको बताया एक लेवल है, एक थ्रेशोल्ड है, एक लेवल एक थ्रेशोल्ड है। प्योर मेजोरिटी के साथ हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं करते, हमें एक लेवल क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें जो ज़्यादा है उसी को हमने प्रेसिडेंट बना दिया। एक लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस होते ही हम मानेंगे कि भैया वो प्रेसिडेंट बना है। जब तक वो नहीं होगा साइकिल रिपीट होती रहेगी या साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तो कोटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, नंबर ऑफ वैलिड वोट वैल्यू, जो भी हमारी वोट वैल्यू है, वैलिड वोट वैल्यू है, अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? तो प्रेसिडेंट की एक ही वैकेंसी है, +1, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं और +1 फिर टोटल में हम ऐड कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको वैसे बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मैंने गंदी सी राइटिंग में लिख ही दिया है, आप समझ सकते हो, समझ जाना, नहीं तो मिल जाएगा, आप नेट पे भी सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा। समझा मैं आपको देता हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसी +1 अब जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा, वो होगा ये 10,98,774 एक्चुअल में, ठीक है, जो भी इसका एक्चुअल फिगर है वो यहाँ पे आएगा 10,98,774। बट क्योंकि एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पे वोट वैल्यू क्या ले ली, इस 1098 को इक्वेट कर दिया मैंने 100 से, इसके बराबर ले ली। क्लियर है बात? तो यही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 100, यहाँ पे तो हो जाएगा 100। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वैल्यू कितनी होगी? 100। मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 100 बता रहा हूँ, एक्चुअल में 10 लाख ये जो अपना फिगर है ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी है एक, प्रेसिडेंट एक ही है तो एक ही वैकेंसी होगी। इसमें हम एक और इसलिए ऐड करेंगे, एक इधर +1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के लिए कितने लोग लड़ेंगे? वैकेंसी तो एक ही है, लेकिन इलेक्शन के लिए मैक्सिमम कितने लोग लड़ सकते हैं? कम से कम एक आदमी तो और एक्स्ट्रा लड़ना ही चाहिए, कम से कम एक आदमी एक्स्ट्रा लड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर अकेला लड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कैंडिडेट जो है वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो इलेक्शन अगर हो रहा है, चुनाव करना है, तो कम से कम 2 लोग तो होंगे होंगे, कम से कम बोलो, मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमें कम से कम लेना है, तो एक आदमी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेकिन इससे लेने से क्या होता है, दोनों में 50-50 वोट आसानी से बन सकते हैं, दोनों में 50-50 वोट आसानी से बन सकते हैं। अगर मैं 2 कैंडिडेट लेता हूं तो क्या दोनों में 50-50 वोट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूं, मैं इसमें +1 कर दूं, तो ऐसा कितनी बार होगा? ऐसा हो सकता है क्या बार बार? या 2 लोगों को 51-51 वोट मिल सकते हैं क्या? जब मैक्सिमम वोट वैल्यू 100 है तो 2 लोगों को क्या 51-51 वोट वैल्यू मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे +1 करा, मैंने मेरा कोटा निर्धारित कर दिया कि मेरा कोटा है 100/1+1 यानी कि 50 +1 51। तो जैसे ही किसी को 51 मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली कोटा या वो लेवल क्रॉस कर लेगा, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेगा और फिर उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो। एक बार वापस समझा देता हूं। सो कोटा क्या है? कोटा एक लेवल है, एक थ्रेशोल्ड है, जिसने ये लेवल क्रॉस करा वो प्रेसिडेंट बनेगा। जिसने सबसे पहले ये लेवल क्रॉस करा वो बनेगा प्रेसिडेंट। निकालते कैसे हैं कोटा? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वैल्यू, जितने भी वोट पड़े 10,98,000 वैल्यू जो थी उनकी वोट की, वो वैल्यू लेंगे। इसमें से कुछ अगर इनवैलिड वोट भी हो जाता है, क्योंकि कई होते हैं गधे, वो इनवैलिड वोट भी दे देते हैं, या कहीं कोई गलती हो गई तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम यही ले लेते हैं कि भैया टोटल वोट वैल्यू जो है वो हम पूरी की पूरी ले लेते हैं, जिसको हमने 100 माना है। एक्चुअल में 10 लाख के अराउंड आएगी, बट मैंने इसको 100 माना है, ठीक है। फिर अपॉन में मैं करूंगा नंबर ऑफ वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है? तो वैकेंसी एक ही पोस्ट के लिए हमें भर्ती करनी है, एक ही पोस्ट का चुनाव है, तो यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1। अब अगर एक वैकेंसी है तो कम से कम 2 लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तभी वो वैकेंसी 1 है उसको डिसाइड करना है, नहीं तो डिसाइड करने की जरूरत ही कहाँ है, एक ही आदमी तो वो डायरेक्ट ही बन जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले में +1 नीचे एक और कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां तक रखता हूं तो मुझे यह पता पड़ जाएगा कि भैया 50-50 वोट तो इक्वली 2 लोगों में बट सकते हैं, 50-50 वोट तो 2 लोगों में इक्वली बट सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 1 प्लस करता हूं, तो मेरे वोट कितने हो गए? 51 हो गए। यही मेरा कोटा होता है। उस फॉर्मूले के थ्रू मैंने क्या निकाल दिया कि 51 वोट एक ही आदमी को मिल सकते हैं, और जिसको मिल गए वो ही प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि 51 वोट का थ्रेशोल्ड उसने क्लियर कर लिया। अब ये थी हमारी पहली स्टेज, यहां तक कोटा क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है? कोटा क्लियर करना है। यहां मैं देखता हूं तो इसके पास 40 है, इसके पास 35 है, इसके पास 25 है, तो ये किसी ने भी कोटा क्लियर नहीं करा। तो मैं सिर्फ ये आगे है इस चक्कर में इसको प्रेसिडेंट नहीं बना सकता कि इसके पास 40 वोट वैल्यू है तो ये प्रेसिडेंट बन गया, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहां पे कोटा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 25 है
मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो अब सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि भैया तू तो सबसे कम है, तू तो गरीब है, तू तो निकल, तेरा कोई लेन देन नहीं है। और जब इसके 25 वोट हैं वो क्या होगा, वो ए एंड बी में बढ़ जाएंगे, ए एंड बी में बढ़ जाएंगे। अगर डी भी होता तो ए बी डी में बढ़ जाते हैं, 4 कैंडिडेट होते तो 4 में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाता, आपका कैलकुलेशन इसी तरीके से निकलती, आपको कोटा क्लियर करना था, ठीक है। तो ए एंड बी, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करो, नंबर ऑफ वैकेंसी, आप जिसका चुनाव कर रहे हो वो कितने लोग हैं, एक ही प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ए एंड बी में ये बढ़ जाएंगे, लेकिन अब ए एंड बी में कैसे बटेंगे, ये कंसेप्ट आता है, ये नया क्वेश्चन आता है कि ए एंड बी में कैसे बटेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब हम वोट करते हैं तो अपने को एक बैलेट पेपर मिलता है जिसमें हमारे को प्रेफरेंस भरनी होती है ए बी सी की, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सी के वोट इनवैलिड हो रहे हैं या इनको हटा रहे हैं हम साइड में, तो इन्होंने सी को ही पहला रखा होगा, फर्स्ट नंबर पे तो सी होगा, तभी तो इसकी प्रेफरेंस में 25 जो वोट वैल्यू वो यहाँ डाली हमने। फिर इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी होगी, किसी को सेकंड दी होगी बी को, थर्ड दी होगी ए को, या वाइस वर्सा, हो सकता है ए को दियो, कुछ किसी ने ए को दियो, किसी ने बी को दियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करो अब इसमें से 16 लोगों ने दे दी बी को प्रेफरेंस और 9 लोगों ने दी ए को प्रेफरेंस, 9 लोगों ने दी ए को प्रेफरेंस, मतलब सेकंड प्रेफरेंस किसकी, अब फर्स्ट प्रेफरेंस तो कैंसिल हो गई, फर्स्ट प्रेफरेंस जिन जिन की सी थी उनको यहां पटका था, लेकिन अब फर्स्ट प्रेफरेंस में सी पीछे है, सबसे गरीब है, तो उसको तो बोल दिया भैया तू तो बाहर हो जा, तू तो बन ही नहीं सकता। अब तेरी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो बता, तो तेरी सेकंड प्रेफरेंस इसकी देखी तो इसको हमको पता लगा इनकी सेकंड प्रेफरेंस 16 की जो थी वो तो थी बी, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा। और इधर ए की कितनी थी, 9, ए की कितनी थी, 9 ही थी। अब टोटल करते हैं तो 49 और यहां पे होता है 51, तो ऑटोमेटिकली बी ने क्या हुआ, लेवल क्रॉस कर लिया, बी ने कोटा क्रॉस कर लिया, 51 आते ही क्या हुआ, कोटा अचीव्ड, कोटा अचीव्ड। तो बी को हम बना देंगे भैया राष्ट्रपति, क्या बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे। क्लियर है बात। तो इस तरीके से कोटा आपको क्लियर करना है, कोटा जैसे ही क्लियर होगा आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, ये आपको प्रेसिडेंट सिलेक्शन में। वहीं पे जहां पे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं तो कोटा बहुत देर तक चलता है, मतलब रिपीटेटिवली जितनी वैकेंसीज हैं जब तक वो कोटा पे नहीं पहुंचती तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है बात, आगे बात समझ में। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तरीके, इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। 2-3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अगर आ जाती हैं तो मेरे को नहीं लगता इस चैप्टर में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी अगर डिफिकल्टी लगी हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब एक बार अपन क्या करते हैं, अपन एक बार द्रौपदी मुर्मू के जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर अपन सर्च कर लेते हैं। करंट इलेक्शन के लिए अपन जाते हैं नेट पे, नेट पे गए, अपन ने यहाँ पे लिख दिया प्रेसिडेंट इलेक्शंस 2022, ये आ गया हमारे यहाँ पे, ये आपके विकीपीडिया पे 2022 इलेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टोटल वोट वैल्यू, टोटल वोट वैल्यू, तो ये वाले पेज पे आप देखें लोकसभा वोट्स, राज्यसभा वोट, स्टेट असेंबली वोट, ऊपर हेडिंग क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज, ये जो पढ़ रहे हैं मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर सकता, पेन नहीं चल सकता, बट यहाँ पे पेन ये चल रहा है मेरा स्क्रॉल, आप देखें सिलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्टोरल कॉलेज वोट वैल्यू कंपोजिशन। फिर यहाँ पे आप टोटल नीचे देखेंगे तो 10,81,991, 10,81,991। और हमने जो क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे क्या था, 10,98,774 मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेट, बट क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, 10,81,991। तो मोटा मोटा 10 लाख के आसपास ही ये हर बार निकलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर देखोगे तो आपको लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग 5 वेकेंट सीट्स, लोग राज्यसभा के सामने एक्सक्लूडिंग 5 वेकेंट सीट्स और स्टेट असेंबली में भी एक्सक्लूडिंग 7 वेकेंट सीट। तो 7 सीट इधर खाली हैं, 5 सीट यहाँ पे खाली हैं, तो वोट वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, तो 10,81,991, मोटा मोटा ये 10 लाख के आसपास ही रहता है। इससे हमारी ये समस्या भी सुलझ गई, करंट इलेक्शन भी हमें समझ में आ गया। एक बार विकीपीडिया पे इलेक्शन देख के आप लोग भी इस पूरे प्रोसेस को समझना, जो मैंने आपको प्रोसेस समझा है उससे रिलेट करने की कोशिश करना। कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं अभी जिंदा ही हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करके आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून।